सोवरेनिटी, इस वर्ड को आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल की क्लास में अक्सर सुना होगा, या आपने ये तो जरूर सुना होगा कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है और एक कंट्री का सोवरेन होना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि सोवरेनिटी आखिर है क्या, उसकी हिस्ट्री और इसके टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सोवरेनिटी? Sovereignty is the authority of a state to govern itself and make its own laws and decisions without interference from outside powers. Means sovereignty से हमारा मतलब है कि एक स्टेट यानी गवर्नमेंट के पास अपने खुद के डिसीजन लेने की पावर होना। हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में पूरा अधिकार सिर्फ आपका है। वहाँ क्या रखना है, कौन सा पेंट करवाना है, या आप उस रूम को किस तरह रखना चाहते हैं, ये सारे डिसीजन सिर्फ आप ले सकते हैं, कोई और नहीं। यानी उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर सिर्फ आपका रूल है, किसी और का नहीं। सोवरेनिटी भी कुछ ऐसी ही होती है, पर ये इम्प्लीमेंट होती है एक स्टेट के ऊपर। ये कहा जा सकता है कि ये स्टेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब है एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी जिसके 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं: एक डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। बेसिकली पॉलिटिक्स में सोवरेनिटी का मतलब है कि एक कंट्री में अपनी खुद की गवर्नमेंट का होना और बिना किसी बाहरी दबाव के उस गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी होना। जैसे कि वो उस कंट्री के लिए लॉज बना सकती है, टैक्स से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर रख सकती है। और एक कंट्री का सोवरेन होना बेहद जरूरी है, जिससे दूसरा कंट्री उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस ना करे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया एक सोवरेन कंट्री थी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि तब ना तो इंडिया के पास खुद की गवर्नमेंट थी और ना ही डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी। मेनली एक सोवरेन कंट्री के पास अपने इंटरनल अफेयर्स पर पूरा कंट्रोल होता है। सोवरेनिटी को जानने के बाद अगर इसकी हिस्ट्री पर आए तो ये टर्म बना है लैटिन वर्ड सुप्रीनेस से, जिसका मतलब है सुप्रीम। इस टर्म को फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक वे में यूज किया गया था 16th सेंचुरी के फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर जीन बॉडिन के द्वारा, उनके वर्क 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ में। जीन बॉडिन के अकॉर्डिंग एक स्टेट के पास अपने सिटीजन के ऊपर सुप्रीम पावर होती है और उस पावर को लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बॉडिन ने जिस टाइम पर इस टर्म को एक्सप्लेन किया था उस टाइम फ्रांस में मोनार्की हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ अल्टीमेट पावर होगी किंग के पास, यानी यहाँ किंग ही सोवरेन होगा। अब अगर थोड़ा पीछे जाएं तो अर्लियर सोसाइटीज में भी सोवरेनिटी अक्सर एक किंग, ट्राइबल लीडर्स या उस रिलीजियस फिगर के पास हुआ करती थी जिन्हें माना जाता था कि उनके पास डिवाइन अथॉरिटी होती है, यानी दैव्य शक्ति। एग्जाम्पल के लिए इजिप्ट में राजा जिन्हें फेरो कहा जाता था, उन्हें किंग और गॉड दोनों माना जाता था और इन्हें फेरो के पास डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर हुआ करती थी। मिडिवल यूरोप में पावर एक राजा और धर्म के बीच में बटी हुई थी, क्योंकि माना जाता था कि एक किंग को गॉड के द्वारा ही चुना जाता है, पर इन किंग्स पर चर्च का इन्फ्लुएंस भी देखा जा सकता था। देन 1648 में हुई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसने यूरोप में चल रहे 30 इयर्स के वॉर को खत्म कर दिया और मॉडर्न सोवरेनिटी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, क्योंकि इस ट्रीटी में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस ना करने के प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया गया। इस वेस्टफेलियन ट्रीटी ने ही मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्डर की फाउंडेशन को रखा, क्योंकि इस ट्रीटी में इन्फोर्स किया गया कि स्टेट्स एक दूसरे की बाउंड्रीज और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। 18th सेंचुरी में हुए अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में पॉपुलर सोवरेनिटी के आइडिया को रीइंफोर्स किया गया। मींस इन रेवोल्यूशन में कहा गया कि अल्टीमेट पावर मोनार्क नहीं, पीपल यानी लोगों के पास होती है। देन 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने दूसरे कंट्री की लैंड पर कंट्रोल कर अपनी सोवरेनिटी को बढ़ा लिया। मींस यहाँ से शुरुआत हुई कॉलोनियलिज्म की, और इन कॉलोनियल पावर ने वहाँ के इंडिजिनियस लोगों की सोवरेनिटी को ध्यान में नहीं रखा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत से कंट्रीज आजाद हुए और आजादी के बाद इन सभी कंट्रीज ने खुद को सोवरेन बनाया। एज वेल एज 1945 में जब यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, तब यूएन ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया कि स्टेट्स के पास इक्वालिटी, राइट टू सोवरेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस जैसे प्रिंसिपल का होना बेहद जरूरी है, जिससे कंट्री बिना किसी बाहरी दबाव के अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर से रिलेटेड डिसीजंस को ले सके। और आज मोस्टली कंट्रीज सोवरेन है।
बट क्या सच में? क्योंकि आज सभी सोवरेन कंट्रीज के सामने बहुत से चैलेंजेस भी है जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हिस्ट्री को जानने के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी की। वैसे तो इसके बहुत से टाइप हैं, बट इस वीडियो में हम केवल 3 टाइप की सोवरेनिटी की बात करेंगे: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी, जब एक स्टेट यानी एक कंट्री की गवर्नमेंट के पास अपनी टेरिटरी और अपने लोगों पर पूरा अधिकार होता है। मींस गवर्नमेंट अपनी टेरिटरी में लॉज बना सकती है, उन लॉज को इन्फोर्स कर सकती है या अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकती है। तो कहा जा सकता है कि ऐसी कंट्री के पास इंटरनल सोवरेनिटी है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है ये डिसाइड करने की कि इनकी कंट्री में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की लीगल एज क्या होगी। अब एज का ये क्राइटेरिया कनाडा और जापान में अलग हो सकता है क्योंकि ये मैटर है इंटरनल सोवरेनिटी का। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से पूरी तरह आजाद हो और जब एक कंट्री बिना किसी बाहरी दबाव के किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन बना सकती हो, यानी एक कंट्री की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का होना, इंटरनेशनल मैटर्स पर डिसीजन लेने की पावर्स का होना। एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, जिसने कोल्ड वॉर के दौरान फॉलो की पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। इस कंट्री ने डिसाइड किया था कि वो कोल्ड वॉर के दौरान किसी भी मिलिट्री अलायंस जैसे कि नाटो में शामिल नहीं होगी। बेसिकली इसे ही कहा जाता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। थर्ड इज पॉपुलर सोवरेनिटी। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये फोकस करती है पीपल यानी लोगों पर। इसका मतलब है ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर आती है लोगों के कंसेंट से और लोगों के इस कंसेंट को मेनली एक्सप्रेस किया जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें शामिल है वोटिंग। और पॉपुलर सोवरेनिटी के थ्रू चुनी हुई गवर्नमेंट के पास ही लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है जो रूल और रेगुलेशंस या लॉज को फॉर्मुलेट कर सकती है और उन्हें इन्फोर्स भी कर सकती है। इस आइडिया को पॉपुलर करने वाले थिंकर्स थे जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। एग्जाम्पल कंट्री लाइक इंडिया, जहां 18 साल से ऊपर के सभी लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए वोट करते हैं। मेनली यहाँ गवर्नमेंट की अथॉरिटी बेस्ड है पॉपुलर सोवरेनिटी पर। तो ये थे सोवरेनिटी के कुछ मेजर टाइप्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सोवरेनिटी के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं? तो आंसर है हाँ। आज एक स्टेट की सोवरेनिटी पर बाहर की पावर्स अपना असर डालती हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, जिसके जरिए अब स्टेट्स आपस में जुड़ने लगे हैं, जिससे वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं, जिस वजह से एक कंट्री का पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहना मुश्किल हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए आज बहुत से कंट्रीज एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर मिलकर काम करते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत से रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो उन कंट्रीज की इंडिपेंडेंस को लिमिट कर देता है। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, इन ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल कंट्रीज को रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो इन कंट्रीज की सोवरेनिटी को लिमिट कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर सोवरेनिटी जैसा आइडिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आइडिया एक कंट्री को खुद के डिसीजन लेने की आजादी देता है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोवरेनिटी। हमने कम से कम टाइम में इस आइडिया को समझने की कोशिश की है। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।